तो कल मैंने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द properties of solution that depends only on the number of solute particles। ठीक है, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज केवल सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करते हैं उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो कि एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर डिपेंड्स अपॉन देयर शेप, साइज एंड चार्ज एक्सेट्रा। इन सब बातों पे ना डिपेंड करें कि सॉल्यूट पे चार्ज कितना है, सॉल्यूट का शेप कैसा है, सॉल्यूट का साइज कैसा है, इस पे नहीं डिपेंड करती कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दे ओनली डिपेंड्स कि सॉल्यूट के कितने नंबर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ओनली नंबर पे डिपेंड करते हैं। कैसे अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली। और हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें नंबर 1 है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को स्टडी करनी है, करेक्ट। जिसमें कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, RLVP देखो क्या मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं। तो ये 4 पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को स्टडी करना है। चलो अभी एक एक करके सीखते हैं कि क्या मतलब है इनका। देखो मुझे इतना बताओ कि हमारे पास ये सॉल्वेंट है, दिस इज द सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट मान लिया हमने 1 लीटर है। सेम सॉल्वेंट हमने लिया और ये भी सॉल्वेंट 1 लीटर है, सेम सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसमें भी ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मुझे बताओ इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मान लो 100 पार्टिकल्स थे और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 500 पार्टिकल्स हैं। नाउ टेल मी किस सॉल्यूट ऐड करेंगे तो दोनों सॉल्यूशन बन जाएंगे, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा कम होगा, जिसमें 500 पार्टिकल्स हैं जिसमें 100 पार्टिकल्स हैं। 500 पार्टिकल्स। मैंने पूछा ज़्यादा कम किसका होगा वेपर प्रेशर। 500
500। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो केवल सल्यूट के नंबर पे डिपेंड करें, मतलब सल्यूट के नंबर इंक्रीज हो तो वो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मैं आपसे पूछूं, क्या वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है? वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बट वेपर प्रेशर का कम होना या वेपर प्रेशर का बढ़ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का इंक्रीज या डिक्रीज कब होगा, जब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करेंगे, तब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर का बढ़ना या घटना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वेपर प्रेशर तो हर एक सॉल्वेंट की फिक्स होता है ना एक टेम्परेचर पे, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हमें ये पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन से कैसे चेंज हो रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से कैसे चेंज हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करने के बाद हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना डिक्रीज हो जाएगा वो डिपेंड करता है कि कितने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल आप ऐड कर देते हो। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्वांटिटी ऑलरेडी डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, और इसका फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू विच इज इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। ठीक है, या फिर इसमें हम डब्लू टू अपॉन एम टू डिवाइड बाई डब्लू वन अपॉन एम वन प्लस डब्लू टू अपॉन एम टू, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये भी हम आगे सीखेंगे। पहले मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तब हम समझ पाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है वैसे, बढ़ना या घटना बॉइलिंग पॉइंट का? बढ़ना। बढ़ना। तो पहले तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तभी ये समझ में आएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाउ टू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। टेल मी। अरे बॉइलिंग पॉइंट तो सभी को पता है। हाँ बताइए। तो टेम्परेचर जिस पे सर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, यही बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of the liquid become equal to the atmospheric pressure. ओके, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या है, ये मुझे बताओ कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट
सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा या कम होगा? बताइए। ज्यादा। बिल्कुल ज़्यादा होगा। व्हेन, यहाँ से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा हूँ मैं। व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल solute into volatile solvent, the vapor pressure decreases and boiling point increases. Boiling point increases. This is called elevation in boiling point. इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो इस चीज़ को थोड़ा ग्राफ से समझते हैं आपको, कि अभी आपको ज़्यादा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब ग्राफ देखेंगे इसका। और सबको पहले भी क्लियर है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाना है। अब उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें और हीट करना पड़ेगा, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस बात को समझते हैं एक बार। जैसे हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो है ग्राफ प्लॉट किया है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये ग्राफ सभी लोग बना चुके हैं। मान लो हमारा यहाँ पर कहीं जो है, यहाँ पर कहीं हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू 1 atm। ये मान लिया हमने। वेपर प्रेशर देखो, ये 1 atm प्रेशर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ, केवल सॉल्वेंट, तो आप सभी को पता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सॉल्वेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो ये सॉल्वेंट है, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का। और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? बॉयल कर जाएगा। दिस इज सॉल्वेंट। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या हुआ? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ना, दैट इज पी एक्सटर्नल। ये हमारा क्या है पॉइंट? पी एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने सॉल्वेंट को हीट करना स्टार्ट किया, हीट करते करते उसका वेपर प्रेशर देखो बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने क्या लिया है? 1 atm। आप 2 atm 3 atm कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 atm लिया है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो इस समय सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? बॉयल कर जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है बताओ? ये पॉइंट सॉल्वेंट का क्या है बताइए जरा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, दिस पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको मैंने मान लिया टी नॉट। टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नॉट मतलब सॉल्वेंट है केवल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सभी को? अच्छा, ध्यान देना कि किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉयल करता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है तो उस बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब प्रेशर 1 atm हो। ठीक है बच्चों, और अगर एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब प्रेशर 1 bar हो। ये टर्म यूज करते हैं। तो किसी सॉल्वेंट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो। और किसी सॉल्वेंट का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 bar हो। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की। अब मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ हमें सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। नाउ टेल मी, सॉल्यूशन का
इसी सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें हमें सॉल्यूट के नंबर ऐड करने के बाद चेक करना होता है। तो जैसे ही सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम। कम होगा। तो देखो हमने सॉल्यूशन के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया। देखो ये ग्राफ किसके लिए बच्चों? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट से कम होगा। क्या इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर देखो कम है ना। इसका वेपर प्रेशर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसका वेपर प्रेशर यहाँ से स्टार्ट किया। अब हमको सॉल्यूशन को बॉयल करना है और चेक करना है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होगा कि ज़्यादा होगा। देखो तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर कम था, बढ़ाते बढ़ाते हमको कहाँ तक ले जाना है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ कहाँ तक ले जाना है? 1 atm। 1 atm तक। तो बढ़ाते 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 यहाँ पे मिला, और ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। बताइए सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा है कम है बच्चों? ज्यादा है। ज़्यादा है। तो सेम वेपर प्रेशर, सेम एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर करना है वेपर प्रेशर का, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है ना आपको। बच्चों बताओ सोल्यूशन को ज़्यादा क्यों हीट करना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मुझे एक एक वर्ड का जवाब दो। अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा या कम हीट करना पड़ेगा? ज्यादा। ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू टी एस, क्योंकि टी एस ज़्यादा है तो टी एस माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये हम इस तरीके से इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट था बच्चों, दैट इज इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं तुमसे पूछूं, क्या बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट? नो, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना या घटना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग सोल्यूट पार्टिकल को ऐड करने के बाद इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जनरली वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया और इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी हो गया। इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे अब वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इतना देखो ध्यान से। तो जो डेल्टा टी है बच्चों, ये डेल्टा टी एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, ये डायरेक्टली करना है। डेल्टा टी एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्मॉल एम क्या होती है? मोलैलिटी। प्रोपोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, द कांस्टेंट इज के इंटू के बी इंटू एम। Experimentally, it is found that the elevation in boiling point of the solution is directly proportional to the molality. Now proportionality constant हटाया गया तो Kb आ गया, Kb इंटू एम, जहाँ पर Kb एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम होता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट Kb को बोलते हैं EBU, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, डबल एल आई ओ एस ओ एस सी ओ पी वाई, इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट या इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है इसका नाम। कांस्टेंट के बी इज कॉल्ड इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। जरा मुझे एक बार रिपीट करना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सॉल्वेंट का? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? जब प्रेशर 1 180 1 atm। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जो प्रेशर 1 बार हो। प्रेशर 1 बार हो। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला मिला है डेल्टा टी
डेल्टा टी लिखो, या इसको बुक में डेल्टा टी बी भी कर देते हैं ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी या डेल्टा टी बी आप देख लेना क्या लिखना चाहते हो, इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और के बी इंटू मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, दैट इज W1 इन के जी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग W1 लिखते हैं ना बच्चों, W1 kg में है। अगर W1 को ग्राम में रखना चाहते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, Kb इंटू W2 अपॉन M2। ठीक है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू W1 इंटू 1000। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टी बी का। और कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ का बेसिकली जो सिग्निफिकेंस होता है टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, आगे बताऊंगा। ये सारी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी अननोन सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए यूज होती हैं। ओके, सो ये आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये वाटर है बच्चों, और एक मिक्सचर में वाटर प्लस NaCl है, किस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? वाटर प्लस NaCl। वाटर प्लस NaCl। और देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो, देखते हैं कौन बता पाएगा। इसमें है वाटर प्लस 1 मोल ग्लूकोज, और इसमें है वाटर प्लस 1 मोल NaCl। नाउ टेल मी, यू हैव 3 सोल्यूशन A B C, किस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, नोट भी कर लेना इसको आप लोग। वी हैव वाटर इन 1 बीकर, water plus NaCl in other beaker, and water plus 1 mole glucose in other beaker. Now tell me, what is the order of boiling point? सर BCA। CBA। कैसे बताया आदित्य आपने? पहले बताओ आप, आदित्य आपने जवाब दिया है, कैसे जवाब दिया? बी क्यों बोला पहले, सी क्यों नहीं बोला? भूमिका क्या आंसर होगा इसका? CBA। सी बी है। CBA। भूमिका क्या आंसर होगा? इशिता, इसका आंसर क्या होगा? अमन, अमन आपको मेरी वॉइस आ रही है? अमन, यस सर। क्या आंसर होगा इसका? इशिता आपने जवाब नहीं दे रहे, आप क्या आंसर होगा इसका? BCA होगा सर। BCA। BCA? यस सर। ओके, द आंसर इज BCA, बिल्कुल सही है। देखो, पहले ये बताओ मुझे, आपने क्या सीखा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये मतलब होता है। और जितने ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। बताइए, यहाँ पर तो केवल सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन हो गया है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने मोल्स पार्टिकल्स हैं? बताओ, क्या NaCl पानी में टूटेगा नहीं?
तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 मोल्स पार्टिकल्स हैं, 2 मोल पार्टिकल्स, और यहाँ पर 1 मोल ही पार्टिकल्स है। तो ज़्यादा नॉन न्यूट्रल सॉल्यूट किस में है? 2 मोल्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि Na+Cl- टूट जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट दियर शेप, साइज या एनीथिंग। नंबर जितने ज़्यादा होंगे सॉल्यूट के, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही घटेगा, वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को हम अलग से पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर से। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर ही है। तो जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, और कुछ नहीं देखना आपको। तो इसलिए इसका यहाँ पे अच्छा बताओ, यहीं पर अगर वाटर में मान लो नया बीकर मैं ले लूँ और इसमें वाटर प्लस ये कर दूँ CaCl2, बताओ 1 मोल CaCl2, बताओ सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा? इसको D मान लेता हूँ। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा? अब CaCl2 1 मोल में कितने आयंस हैं इसके? 4। 4 नहीं, 3 Ca2 प्लस एंड 2Cl-। तो इसके 1 मोल में 3 मोल्स आयंस हैं, इसके 1 मोल्स में 2 मोल्स आयंस हैं, और ग्लूकोज तो टूटता नहीं आयंस में। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स बन जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज करेगा। इस चीज़ को हम आगे वांट ऑफ फैक्टर से भी सीखेंगे। बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 सॉल्यूशन दे दिए, जब मुझे किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो बस देखना होगा कितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रेज करेगा। बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल मन में इस बात को रख लो। चलो, बॉइलिंग पॉइंट के बाद अच्छा कभी ये क्वेश्चन आ जाए, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। इशिता, आपको मेरी वॉइस आ रही है इशिता? Yes, sir. तो क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन KB, तो KB को डिफाइन करने के लिए क्या करोगे? मोलैलिटी को 1 मान लिया, मोलैलिटी इक्वल टू 1, ठीक है, मोलैलिटी 1 ले लिया। सो KB क्या होता है? तो हमारा डेल्टा TB क्या आ जाएगा? डेल्टा TB इक्वल टू KB। सो फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, मोलैलिटी 1 का मतलब 1 मोलर सोल्यूशन, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन द KB इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको इस तरह डिफाइन करना है, या हम ऐसे बोल सकते हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड KB। और इस KB को इसीलिए देखो, इसलिए इस KB को एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये वर्ड कहाँ से आया? मोलैलिटी से मोलर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो पता है आपको, तो इसको मोलर एलिवेशन भी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो KB अगर डिफाइन करना हो तो बोलेंगे KB या इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to elevation in boiling point of the solution when the molality is 1, या for 1 molar solution ebullioscopic constant is equal to the elevation in boiling point। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन लिखने को आ सकती हैं कभी कभी। चलो, नेक्स्ट हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप में से कौन है जो फ्रीजिंग पॉइंट के डिफिनेशन को बता सकता है? डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। So the temperature at which liquid convert into solid. हाँ, बट जैसे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन बताना पड़ेगा आपको। कौन डिफाइन करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को? जब तक ये डेफिनेशन नहीं आएंगे आगे कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, भूमिका आपको मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir.
बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? चलो, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया है ना, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन वेपर प्रेशर के टर्म्स में डेफिनेशन बतानी है फ्रीजिंग पॉइंट की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। तो हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का द टेम्परेचर एट विच, ये सारी डेफिनेशन आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ substance in liquid phase the vapor pressure of a substance in liquid phase is equal to that of its solid phase। समझे? अच्छा मुझे बताओ, ये वाटर है, वाटर लिक्विड है ना, और ये है वाटर आइस यानी कि सॉलिड। ठीक है, ये वाटर लिक्विड है, ये वाटर सॉलिड है। मुझे बताओ कि ये वाटर लिक्विड वाटर सॉलिड में कब कन्वर्ट होता है, ये बताइए मेरे को। अब ये डेफिनेशन इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं पता होंगी तो ये सब कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे आपको। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अगर कन्फ्यूजन है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन कन्फ्यूजन है, तो कैसे काम चलेगा? बताइए, वाटर लिक्विड वाटर आइस में कब कन्वर्ट होता है, बताइए जरा। जब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। सेम हो जाए, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए, इन जनरल लिक्विड और सॉलिड में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है? लिक्विड का, बताओ। यस सर। हाँ, अब जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होते होते आप क्या करते हो? जब वाटर लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करते हो तो क्या उसका टेम्परेचर ड्रॉप करते हो? और टेम्परेचर ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर कम करना है, ज़्यादा करना? कम करना। तो इसको कूल करते हो, आप लिक्विड को कूल कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो। जब इसका टेम्परेचर कम होते होते या अच्छा मैं कूल कर रहा हूँ तो मैं वेपर प्रेशर के टर्म्स में बोलूँगा, यानी कि इसको कूल कर रहे हो, इसके वेपर प्रेशर को कम कर रहे हो। जब इसका वेपर प्रेशर कम होते होते इसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब जाके ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज, उसी टेम्परेचर को नोट करना है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आइस में कन्वर्ट होने के लिए 1 एटीएम, इसका आइस में वेपर प्रेशर 1 एटीएम है और लिक्विड मान लिया 2 एटीएम है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाटर आइस में कब कन्वर्ट होगा? जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? 1 एटीएम। क्या टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, ये बताओ मुझे। क्या टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड फेज। जब किसी भी इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड फेज के बराबर हो जाता है, यानी कि सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है उसके उस तक पहुंच जाता है, तब वो जाके फ्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया, अपने आप से नोट कर लेना, देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करने से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करने से, दिस इज द सॉल्वेंट एंड इसमें क्या है, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नाउ टेल मी, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का?
ये सोल्यूशन। सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर पर और क्या हो गया है, कम हो गया। कम हो गया है। तो ये तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे फ्रीज होने की कंडीशन में जा रहा है। तो इसलिए सॉल्वेंट फ्रीज होगा ज़्यादा टेम्परेचर पे और सॉल्यूशन फ्रीज होगा कम टेम्परेचर पे। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो यहाँ पर हमने NaCl और वाटर ले लिया और ये सिर्फ वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी नाइस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब उसमें NaCl मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और डिपेंड करता है कितना कम करना चाहते हो फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में NaCl ऐड कर रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने ऐड कर रहे हो। पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप -33 डिग्री तक कम कर सकते हो NaCl को मिला मिला करके। आपने सुना है डी आइसिंग ऑफ रोड इन USA एंड अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, तो सड़कों पे बर्फ, हाँ बिल्कुल सही, सड़कों पे बर्फ जमा रहती है तो लोग क्या कर देते हैं, सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारी रोड्स हैं वो क्लीन हो जाती हैं। ठीक है, तो डी आइसिंग तो सुना होगा ना बच्चों आप लोगों ने। यस सर। डी आइसिंग NaCl को मिलाने के बाद जो होता है, ठीक है। डी आइसिंग ऑफ रोड्स, डी आइसिंग ऑफ एरोप्लेन्स कैसे होता है, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला करके उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देते हैं, जिससे कि 0 डिग्री पर वो फ्रीज ना हो पाए वाटर। कितनी अच्छी बात है ये। चलो इसको ग्राफ से समझते हैं। तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, चलो इसको ग्राफ से समझते हैं जल्दी से। तो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, सो देखो ध्यान से, इस बार तो हमको फ्रीज करना है। तो हमारा ये सॉल्वेंट है बच्चों, देखो ये सॉल्वेंट है, दिस इज द सॉल्वेंट, है ना, ये सॉल्वेंट है। चलो अब हमें सॉल्वेंट को फ्रीज करना तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ना। तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर घटा रहा है धीरे धीरे, घटाते घटाते वेपर प्रेशर घट रहा है। इसके बाद क्या होगा बताओ जरा, जब वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा और कम होते होते वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का किसके बराबर हो जाएगा, अपने सॉलिड के। तो क्या क्या होने लग जाएगा, फ्रीज। तो मान लो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर इसके सॉलिड के बराबर हो गया, तो नाउ ये फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो देखो शेप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग नाउ। तो कर्व का जो शेप हो रहा है ना वो चेंज हो रहा है बच्चों, इस तरीके से। ये हमारा कर्व ऐसे आने लग गया, थोड़ा सा इसमें तो ऐसे आने लग गया, एकदम से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सॉलिड बन रहा है, ये लिक्विड के लिए ग्राफ था, सॉलिड के लिए ग्राफ में कर्व ऐसे थोड़ा रहेगा। तो इस पॉइंट पे हमको क्या मिला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको मैंने मान लिया T0। T0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पर जो ग्राफ था बच्चों, ये किसके बीच में ग्राफ था, लिक्विड और गैस के बीच में। अब ये ग्राफ किसके बीच में है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, सॉलिडिफिकेशन, या मैं ऐसे बोलूँगा यहाँ से स्टार्ट हो गया सॉलिडिफिकेशन। ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, सॉलिडिफिकेशन। इस चैप्टर को मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी थी और इस थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी देखना, अभी जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो सारे न्यूमेरिकल आपके इससे बनने लगेंगे। ठीक है, ये था। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, ज़्यादा होता है? अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो कम होता है ना।
यस सर, हाँ, कम। तो अब हम सोल्यूशन की ग्राफ कैसे, सोल्यूशन के ग्राफ यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे सोल्यूशन का बैड प्रेशर कम होता है। ये सोल्यूशन है। अब देखो सोल्यूशन को फ्रीज करना है। सोल्यूशन को फ्रीज करते 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 जब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के बराबर हो जाएगा तो वो फ्रीज होगा। देखो ये यहाँ पर आके इससे टच किया और यहाँ से हमको मिल गया सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TS। बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, सोल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन। सोल्यूशन का। आप लोग सभी लोग समझ रहे हो कि ये ग्राफ कितनी इंपॉर्टेंट, सीधा सा ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इसकी थ्योरी इतनी अच्छी है कि इसकी थ्योरी अगर आप कर लोगे तो इस इनके RPS के पेपर की बात नहीं करूँ, लेकिन आपके कंपटीशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छी थ्योरी है इस चैप्टर की। सो नाउ दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब नाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, डिफरेंस T0 बड़ा है TS से, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को कैसे लिखोगे? देखो अगर आप ऐसे T0 लिखोगे TS माइनस T0 तो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। 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 तो इसलिए इसको मैं आपको मॉड लगाना पड़ेगा। इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव हम यूज नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बुक में ऐसे मिलेगा T0 माइनस TS, सो दैट की वैल्यू पॉजिटिव रहे, इक्वल टू डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वहाँ डेल्टा T भी था बच्चों, यहाँ डेल्टा TF है। और दैट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आ जाएगा। नाउ प्रोपोर्शनलिटी कौन सा हटाओगे तो डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, सॉरी KF। यहाँ पे KB की जगह KF यूज करते हैं, और KF का यहाँ पे नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये इसका नाम है, ठीक है। और ये फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। इसको ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया KF का और उसका। एक सेकेंड, ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो आप क्या सीख रहे हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से बढ़ रहा है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से घट रहा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से घट रहा है। ये पढ़ रहे हो। यही हमें सीखना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कैसे चेंजेस आते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये सब आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। जो सब्सटेंस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों आपने, चलो पहले मैं बताता हूँ, जो सब्सटेंस सॉल्यूशन सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं उसे बोलते हैं एंटी फ्रीज कंपाउंड। एंटी फ्रीज कंपाउंड, ठीक है। जैसे अब बताओ मुझे, वाटर है बच्चों, ये दिस इज वाटर। वाटर में अगर मैं ग्लूकोज मिला दूंगा, वाटर में अगर ग्लूकोज मिला दूंगा तो बताओ इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम। कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर में मैं एक कंपाउंड बहुत फेमस है CH2OH, CH2OH, ये भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। इसका नाम जानते हो कोई, क्या है कॉमन नेम? इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। बहुत फेमस कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको मिला दें तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? ये वेपर प्रेशर को कम करेगा तो सोल्यूशन जो होगा वो कम टेम्परेचर फ्रीज हो जाएगा। तो एंटी फ्रीज कंपाउंड क्या होते हैं? एंटी फ्रीज कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, उसे बोलते हैं एंटी फ्रीज कंपाउंड। और ध्यान रखना बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज अ बेस्ट एंटी फ्रीज कंपाउंड। बच्चों अगर एक बात आपको याद हो कि जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं तो उनमें जो
वाटर होता है, वाटर इन कार रेडिएटर्स, वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसलिए व्हीकल को स्मूथली ड्राइव करने के लिए क्या करते हैं लोग, एंटी फ्रीज कंपाउंड मिला देते हैं, जिससे कि वो फ्रीज ना हो पाए स्मूथली व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं कोल्ड कंट्रीज़ में वाटर के साथ, सो दैट कि फ्रीजिंग पॉइंट कम बना रहे, 0 डिग्री पर वाटर आइस में कन्वर्ट ना हो पाए। अगर आप चाहते हो कि वाटर 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट ना हो, तो उसके लिए क्या तरीका है, यू कैन ऐड इथाइलिन ग्लाइकॉल, यू कैन ऐड एल्कोहल, यू कैन ऐड NaCl एक्सेट्रा, ठीक है। CH2OH, CH2OH इज द बेस्ट एंटी फ्रीज। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? यस या नो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके। थ्योरी है बेटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों ने एक जरूर सुना होगा, किसी बच्चे ने, बच्चों आपने ये सुना है फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर नहीं सुना आप लोगों ने नाइन्थ में? फ्रीजिंग मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर, ऑल्सो नोन एज de-icing। NaCl वाटर को बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, है ना, ध्यान रखना। तो फ्रीजिंग मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइस, वाटर की जगह आइस बोलेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, है ना। ये बहुत इंडस्ट्री में यूज होता है। फ्रीजिंग मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, एक्ट एज ए de-icing फॉर एरोप्लेन एंड रोड्स एंड एक्सेट्रा, है ना। ये है, तो हमने वी हैव डन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ्स की क्लास होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैसेज तो नहीं आया था मैथ्स की क्लास का, है मैथ्स की क्लास? Yes, sir. नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले समझो व्हाट इज ऑस्मोसिस। ये वर्ड आपने सुना होगा बायोलॉजी में। बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है, कोई डिफाइन करेगा मुझे? व्हाट इज ऑस्मोसिस? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। थ्रू सेमी पेरिब्यूल मेम्ब्रेन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसकी डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान रखना कैसे बोलना है इसको, देखो ध्यान से। ये हमारी SPM है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, वो बहुत सारी हो सकती हैं। इट में बी फ्रॉम कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe Cn का होल 6, कॉपर फेरोसाइनाइड की हो सकती है, या कोई भी जो है एनिमल ब्लैडर हो सकता है, या फिर परचामेंट मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है। ये सब हमारी SPM होती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ एक तरफ इसके सॉल्वेंट है, दिस इज द सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे, तो दिस इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ टेल मी, कंसंट्रेशन किस साइड ज़्यादा है, सॉल्वेंट साइड या सॉल्यूशन साइड? Solution. सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो है ना, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने में फ्लो होने देता है, और इसका बेस्ट आंसर ये है कि जो वोलाटाइल होता है वो फ्लो होता है। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए जनरली हम ये बोलते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है
टूवर्ड सोल्यूशन, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन इधर के सॉल्वेंट पार्टिकल इधर भी फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इधर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम है, इसलिए इधर फ्लो हो रहा है, सो दैट कि इधर कंसंट्रेशन इधर के बराबर हो जाए। लेकिन इसलिए वर्ड हम यूज करते हैं नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। ये भी इधर फ्लो कर सकता है इस तरफ ना, और लेकिन फ्लो कौन करेंगे? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। वाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स? क्योंकि ये वेपर्स के फॉर्म में फ्लो होता है, और जो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो इसलिए डेफिनेशन क्या है? नेट स्पॉन्टेनियस। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में नेट जरूर लगाना है, ये बिना लगाए डेफिनेशन गलत मानी जाती है। ऑल्दो बोर्ड में नंबर मिल जाएंगे, लेकिन नेट वर्ड यूज करना है। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles from low concentration to high concentration is called low concentration to high concentration through SPM is called osmosis। इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन का उल्टा है। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये हमारी होती है ऑस्मोसिस। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल फिनोमेना में कहीं कहीं इस ऑस्मोसिस को रोकने की जरूरत पड़ती है, इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करना पड़ता है। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए देखो ध्यान से, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर मैं देखो इधर से फ्लो हो रहा है ऐसे, ये पार्टिकल मेनली सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि इधर लो कंसंट्रेशन से इधर हाई कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं पी एक्सटर्नल प्रेशर। अगर मैं इधर प्रेशर अप्लाई कर दूँ टुवर्ड सोल्यूशन, तो क्या ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो करने से रोकेगा? यस या नो? अगर मैं सोल्यूशन साइड को प्रेशर अप्लाई कर दूं, तो अगर इधर प्रेशर लगाता हूं तो ये पार्टिकल इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो द एक्सेस प्रेशर applied towards solution to stop osmosis is called osmotic pressure, ठीक है। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने सुना है PV इक्वल टू NRT होता है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं, P की जगह पाई पुट कर दो, पाई V इक्वल टू NRT, और यहाँ पर R को गैस कांस्टेंट ना बोल करके सोल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। सो पाई V इक्वल टू NRT या पाई इक्वल टू N/VRT, और इसको लिख सकते हैं W2/M2 इंटू VRT। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए